क्या मैं ओईटी का एक ही मॉड्यूल जिसमें मैं पिछले बार 0.5 से रह गया था, इस बार सिर्फ वही मॉड्यूल को देख के मैं अपनी एग्जाम कंप्लीट कर दूं, या मुझे चारों के चारों मॉड्यूल फिर से देना होगा? दोनों रिजल्ट मिला के जो आपका स्कोर आना चाहिए वो होना, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यह जो रिजल्ट है वो इनवैलिड नहीं है। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज का यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे लोग जो यूके आना चाहते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि उनका स्कोर जो आया है वो वैलिड है या नहीं है। काफी सारे लोगों को पता है कि यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर आने के लिए क्या स्कोर चाहिए, और वो लोग सोचते हैं कि जो स्कोर यूके एनएमसी में आने के लिए वैलिड है, वो स्कोर अगर आपका नहीं आया है तो आपने जो एग्जाम दी है वो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आपके लिए वैलिड नहीं होगा। तो इसी डाउट को दूर करने के लिए मैंने आज का यह वीडियो बनाने का सोचा है। तो आज का यह वीडियो, आपने अगर ओईटी दिया है या ओईटी देने वाले हैं, आईएलटीएस दिया है या आईएलटीएस देने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आया है तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देखिए, ताकि आपके काफी सारे डाउट्स जो अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड और यूके नर्सिंग से रिलेटेड होते हैं वो मिट जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप अगर किसी भी कंट्री से यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर आना चाहते हैं तो आपको 3 तरीके से आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम नंबर 1 का जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे करना है वो देखने वाले हैं, और वो है आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देके आज का यह इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट यूके में वैलिड है वो है आईएलटीएस अकेडमिक, आईएलटीएस यूके वीआई अकेडमिक भी आप दे सकते हैं, और ओईटी, ये दोनों ही टेस्ट यूके में वैलिड है। इसके अलावा अगर आपने सोचा है कि पीटीई देके मैं यूके आऊंगा तो पीटीई यूके में एक्सेप्टेबल नहीं है। और काफी सारे लोग पूछते हैं कि क्या मैं नैरिक या एक्टिस के थ्रू यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बन सकता हूं, तो इसका जवाब है नहीं। आप नैरिक या एक्टिस के थ्रू यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स नहीं बन सकते हैं। आपको एक तो आईएलटीएस या तो ओईटी देना होगा इंग्लिश लैंग्वेज प्रूव करने के लिए। और जो दूसरे 2 टाइप के इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के जो ऑप्शंस है उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं, अदरवाइज यह वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको भी पता चल गया कि आपको यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बन के आना है तो आपको एक तो आईएलटीएस अकेडमिक या तो ओईटी देना होगा। और जैसे कि आपको पता होगा, अगर आपने आईएलटीएस या ओईटी के बारे में सोचा है तो इन दोनों एग्जाम में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, जो कि होते हैं लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। ये चारों मॉड्यूल अलग अलग आपके चेक किए जाते हैं। तो आपको बता दूं कि आपका जो यूके के लिए आईएलटीएस का स्कोर होना चाहिए वो लिसनिंग में 7, रीडिंग में 7, स्पीकिंग में 7 और राइटिंग में 6.5 होना चाहिए। और ओईटी में जो आपका स्कोर है यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर आने का, वो लिसनिंग में भी, रीडिंग में भी, स्पीकिंग में भी और राइटिंग में C+ होना चाहिए। लेकिन अगर आपका यह स्कोर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आया तो भी आपके पास एक और चांस है, क्योंकि यूके एनएमसी में क्लबिंग नाम का एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये जो स्कोर आपको मैंने बताया, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग में 7 आईएलटीएस के लिए और बी ओईटी के लिए अगर यह स्कोर नहीं आता है और राइटिंग में 6.5 या C+ नहीं आता है, तो भी आपका जो स्कोर आया है, जो मैंने अभी स्कोर बताया, उससे थोड़ा कम होगा। 0.5 से अगर आपका कम स्कोर आता है तो भी आपका जो पुराना रिजल्ट है वो वैलिड रहेगा। वो रिजल्ट वैलिड कैसे रहेगा वो अभी मैं आपको समझा के बताऊंगा। और ये दोनों एग्जाम के जो रिजल्ट है, चाहे वो आईएलटीएस हो या ओईटी हो, दोनों सिर्फ 2 साल के लिए ही वैलिड होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर दोनों एग्जाम में से किसी भी एक एग्जाम में आपका स्कोर अगर 0.5 से कम आता है तो भी आपका रिजल्ट वैलिड रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो कैसे वैलिड रहेगा, दोनों में से अगर आपने आईएलटीएस दिया है तो आपको फिर से आईएलटीएस ही दूसरी बार भी देना पड़ेगा। अगर आपने ओईटी दिया है दूसरी बार भी आपको ओईटी ही देना पड़ेगा। यह जब क्लबिंग आप करते हैं तो उस समय आप आईएलटीएस प्लस ओईटी को क्लब नहीं कर सकते, या ओईटी प्लस आईएलटीएस को क्लब नहीं कर सकते। आप आईएलटीएस को आईएलटीएस के साथ और ओईटी की फर्स्ट एग्जाम को ओईटी के सेकंड एग्जाम के साथ ही क्लब कर सकते हैं। तो दोनों जो टेस्ट है वो आपको 12 महीने के अंदर देना होगा। अगर आपने पहली टेस्ट 1 फरवरी 2023 को दिया है तो सेकंड टेस्ट जो है वो 31 जनवरी के पहले ही आपको देना होगा। अगर आप वो टेस्ट 31 जनवरी के बाद में देते हैं तो जो आपका क्लबिंग वाला रिजल्ट रहेगा वो वैलिड नहीं रहेगा। तो अगर आपका स्कोर ओईटी या आईएलटीएस में 0.5 से रह जाता है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो नेक्स्ट टेस्ट दे वो 12 महीने के अंदर ही देना है। 12 महीने से ज्यादा अगर आप समय लगाएंगे नेक्स्ट टेस्ट देने के लिए तो आपका जो फर्स्ट रिजल्ट रहेगा वो इनवैलिड
रहेगा। दोनों बार जब आप एग्जाम देंगे क्लबिंग के लिए तो दोनों टेस्ट में आपने पूरे के पूरे मॉड्यूल्स देना होगा। काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या मैं OET का एक ही मॉड्यूल जिसमें मैं पिछले बार 0.5 से रह गया था, इस बार सिर्फ वही मॉड्यूल को देख के मैं अपनी एग्जाम कंप्लीट कर दूं या मुझे चारों के चारों मॉड्यूल फिर से देना होगा। तो इसका जवाब है कि आपको अगर क्लब करना है उसके लिए भी आपको चारों के चारों मॉड्यूल फिर से लिखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका पिछले बार रीडिंग में C+ या तो 6.5 रह गया था तो आप इस बार सिर्फ रीडिंग देंगे, ऐसा ही नहीं होगा। आपको सारे के सारे मॉड्यूल्स फिर से देना होगा। तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे कि IELTS में कैसा है। तो आप जो दोनों टेस्ट देने वाले हैं IELTS की, तो उसमें क्या होगा, जो लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग है उसमें आपको दोनों में से किसी एक टेस्ट में 7 आना ही आना है, और राइटिंग का जो आपका मॉड्यूल रहेगा दोनों में से किसी भी एक टेस्ट में 6.5 आना ही आना है। तो आप जो दोनों टेस्ट देते हैं उसमें से किसी एक टेस्ट में भी आपको लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में 6.5 से कम बैंड नहीं आना चाहिए और राइटिंग में 6 से कम बैंड नहीं आना चाहिए। अगर आपको लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग में 6.5 से कम स्कोर आता है या तो राइटिंग में 6 से कम स्कोर आता है तो आपका जो रिजल्ट रहेगा वो वैलिड नहीं रहेगा, वो रिजल्ट आप क्लब नहीं कर सकोगे। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप क्लबिंग करना चाहते तो आपका जो क्लबिंग का जो क्राइटेरिया मीट करने के लिए जो आपका दोनों रिजल्ट रहेंगे उसमें दोनों में से एक भी रिजल्ट में क्लबिंग के लिए लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में 6.5 से कम स्कोर नहीं आना चाहिए कम से कम, और राइटिंग में 6 से कम स्कोर नहीं आना चाहिए, और दोनों में से एक टेस्ट में रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग में आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 7 डेफिनेटली होना चाहिए, और राइटिंग में आपका स्कोर 6.5 होना चाहिए। तभी आप IELTS का जो स्कोर है वो क्लब कर पाओगे। और OET की अभी हम बात करेंगे तो आप जो 2 एग्जाम दोगे उसमें आपका जो लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में कम से कम B ग्रेड दोनों में से किसी भी एक एग्जाम में आना ही आना है, और राइटिंग में आपको C+ कम से कम दोनों में से एक एग्जाम में आना ही आना है। और दोनों भी टेस्ट जो आप देंगे OET की उसमें से लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग के लिए आपको C+ या तो राइटिंग के लिए C से कम स्कोर दोनों भी टेस्ट में नहीं आना चाहिए। अगर आपके किसी भी टेस्ट में लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में C+ से कम या तो राइटिंग में C से कम स्कोर आता है तो वो रिजल्ट वहीं पे इनवैलिड हो जाता है, वो रिजल्ट को आप आगे क्लब नहीं कर सकते। तो आपका अगर C+ लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में और C राइटिंग में आता है तो वो रिजल्ट आपका वैलिड होगा, क्योंकि उस रिजल्ट के बेसिस पे आप नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर फिर से एक एग्जाम दे सकते हैं, और जिसमें इस बार आपके लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग में से किसी भी एक मॉड्यूल में अगर आपका C+ आया है तो आपको नेक्स्ट एग्जाम में आपको उस मॉड्यूल में जहां पे आपको C+ आया है लिसनिंग, रीडिंग या स्पीकिंग में, वहां आपको अभी B लेना है। अगर राइटिंग में आपका C आया है तो अभी नेक्स्ट सिटिंग में आपको C+ लेना है। वैसा ही IELTS में भी होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपका लिसनिंग, रीडिंग या स्पीकिंग में 6.5 आया है और या तो राइटिंग में 6 आया है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट देते हैं 12 मंथ्स के अंदर, तो आपको मेक श्योर करना है कि जहां पे लिसनिंग, रीडिंग या स्पीकिंग में जहां पे भी आपको 6.5 बैंड्स आए थे अभी आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में 7 बैंड्स लिसनिंग, रीडिंग या स्पीकिंग में आना चाहिए। अगर राइटिंग में आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 6 बैंड्स आए थे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में डेफिनेटली 6.5 बैंड्स आने ही आने हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों रिजल्ट मिला के जो आपका स्कोर आना चाहिए वो होना चाहिए लिसनिंग में 7, रीडिंग में 7, स्पीकिंग में 7 और राइटिंग में 6.5। अगर आपने OET दिया है तो आपका स्कोर होना चाहिए लिसनिंग में B, रीडिंग में B, स्पीकिंग में B और राइटिंग में C+। तो दोनों रिजल्ट मिला के आपका ऐसा स्कोर आना चाहिए, और दोनों रिजल्ट्स में आपके लिसनिंग में 6.5, रीडिंग में 6.5 और स्पीकिंग में 6.5 और राइटिंग में 6 से कम स्कोर नहीं आना चाहिए IELTS में। और OET में आपके दोनों रिजल्ट में लिसनिंग में C+, रीडिंग में C+, स्पीकिंग में C+, प्लस राइटिंग में C से कम स्कोर नहीं आना चाहिए। अगर आपका ऐसा स्कोर आता है तो आप UK में एज अ रजिस्टर्ड नर्स बनकर आने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको अगर कभी कभी हो सकता है कि आपके पर्टिकुलर मॉड्यूल में फर्स्ट अटेम्प्ट में C+ स्कोर आया है तो आप डर जाते हैं कि यार मेरा B स्कोर नहीं आया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यह जो रिजल्ट है वो इनवैलिड नहीं है। ये रिजल्ट को आप दूसरे रिजल्ट के साथ जोड़ के UK में आने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो अभी तक मैंने समझाया है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, बहुत सारे नंबर्स है और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो समझने में थोड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन हमारे एडिटिंग के मदद से आपको शायद से समझ में आ चुका होगा, यही मेरी आशा है। तो आपको अगर दूसरे भी 2 टाइप्स जानना है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल कर सकते हैं UK में, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। तो उन 2 चीजों के बारे में, उन 2 रिक्वायरमेंट्स के बारे में जिसके द्वारा आप UK में एज ए रजिस्टर्ड नर्स बनकर आने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के बताऊंगा। तो आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह यह वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो
इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दूसरे दोस्तों के साथ भी जो यूके आना चाहते हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।